Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। स्टूडेंट हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टडी किया जा रहा है। और एक्सेलरेटर सीरीज़ का आज ये लास्ट एक्सेलरेटर है, जिसका नाम है बीटाट्रॉन। प्रीवियस एक्सेलरेटर जो कि साइक्लोट्रॉन था, साइक्लोट्रॉन की एक मेन लिमिटेशन ये थी कि 2Ds के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग पोटेंशियल के थ्रू अप्लाई करते और दोनों Ds की पोलैरिटी या पोटेंशियल जब चेंज होता तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन गेन करता, काइनेटिक एनर्जी गेन करता, और हर Ds के अंदर वो हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ AC, यानी AC अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल के इक्वल टाइम कंज्यूम करने के बाद किसी भी D से जब वो बाहर आता तो ग्रेटर स्पीड के साथ, तो जब उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती गई वो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल बनाता रहा है। और एक स्टेज ऐसे आ गई कि पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ने इतनी एनफ एनर्जी गेन कर ली कि वो सोर्स के साथ आउट ऑफ फेज़ हो गया। जब आउट ऑफ फेज़ होगा तो सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन वायलेट होगी और हम पार्टिकल को मज़ीद एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो कि लाइटर पार्टिकल है, साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल के लिए फेवरेबल चॉइस नहीं है। तो 1941 में केर्स्ट एक साइंटिस्ट था, इसने साइक्लोट्रॉन की मॉडिफिकेशन की या साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन को रिमूव किया, एक नया एक्सेलरेटर इन्वेंट किया जिसको बीटाट्रॉन इसलिए कहा जाता है कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा पार्टिकल्स होते हैं इनको एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बीटाट्रॉन, क्योंकि ये बीटा पार्टिकल की एक्सेलरेशन को काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके अंदर इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली हम साइक्लोट्रॉन की निस्बत, साइक्लोट्रॉन में याद रख लें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही थी। बीटाट्रॉन के अंदर पहला ड्रॉबैक, पहला डिफरेंसेस ये आएगा साइक्लोट्रॉन की निस्बत कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर के अंदर जिस तरह 2 कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो हम अगर प्राइमरी कॉइल को AC करंट प्रोवाइड करते हैं तो याद रख ले अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेट होने की वजह से, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी जब I चेंज होगा, आप इस साइकिल को देखें, ये कंप्लीट साइकिल ऑफ AC है, तो जो करंट 0 से इंक्रीज़ करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है आफ्टर 1 क्वार्टर साइकिल ऑफ द AC। अब करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, I प्रोपोर्शनल है B के, तो जब I चेंज होगा तो B भी चेंज होगा। I इज़ अ फंक्शन ऑफ B, या आप यूँ कह सकते हैं कि करंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B इज़ अ फंक्शन ऑफ करंट, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। अब I वेरी कर रहा है, पॉइंट को समझिए इस चीज़ को, जब I वेरी कर रहा है तो B भी क्या होगा? चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड B चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स फैराडे लॉ, फ्लक्स क्या होता है? BA, फ्लक्स में चेंज आएगी। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस induced EMF, induced potential difference, that causes induced electric field, वो induced electric field produce कर देगा। तो इस तरह आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, B नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, और हम इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल जो है, इसको एक कांस्टेंट सर्कल में, कांस्टेंट रेडियस वाले सर्कल में मूव करवाएंगे। वो ड्यूरिंग लेक्चर में बताऊंगा कि ये कंडीशन कैसे हमने अचीव करनी है। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट पे डेवलप हुई है बाय चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीटा ट्रान। यानी बीटा ट्रान का प्रिंसिपल क्या होगा? एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ में डेवलप across electronic orbit due to rate of change of magnetic flux या due to changing magnetic field, due to oscillating magnetic field, due to non-uniform magnetic field। तो ये बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बीटा ट्रान का आता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम जो है ना बीटा ट्रान की वर्किंग को और आगे जो बेसिकली मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल हो गया। अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो जो दे कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये हमारे पास एक डोनट शेप की सर्कुलर ट्यूब है। डोनट शेप की याद रख लो, इनसाइड हालो है। इस डोनट शेप ट्यूब के एक पर्टिकुलर साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। टंगस्टन फिलामेंट, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम इसको हीटअप करेंगे, छोटी सी बैटरी है, लो टेंशन बैटरी। इस बैटरी की मदद से ये जो टंगस्टन फिलामेंट है ये हीटअप होगी और इलेक्ट्रॉन शूट करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास। और इस डोनट ट्यूब के इनसाइड एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेट से टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। ये इसका इनर व्यू है और ये साइड व्यू है। इस फिगर को देखें कि टॉप पे नॉर्थ पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट और बॉटम पे साउथ पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यूँ समझ लो कि जिस तरह ट्रांसफार्मर कॉइल होती हैं, ऊपर प्राइमरी कॉइल है और नीचे सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन करंट, तो वो फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल को। तो इस तरह आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पे डेवलप हो जाए तो आपको इल्म होना चाहिए कि उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होती है। और वो फोर्स क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी। जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी उसके ऊपर वर्क डन होगा एंड दिस वर्क इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है अप टू 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चली जाती है। इतनी ह्यूज अमाउंट में ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल गेन कर लेता है बीटा ट्रान के अंदर। तो बहरहाल मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा था आपको। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल हो गया और ये डोनट शेप जिसका साइड व्यू बताया जा रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रॉन गन से और इनसाइड इस डोनट शेप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर हालो ट्यूब है, एंटर होगा और मैग्नेटिक फील्ड की एक्शन की वजह से क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा। लेकिन याद रख लो, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब हम बीटा ट्रान को साइक्लोट्रॉन से कंपेयर करते हैं, साइक्लोट्रॉन में हर एक सर्कल ग्रेटर रेडियस का था और पार्टिकल आउट ऑफ फेज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म रेडियस का सर्कल है, एक ही सर्कल है, लेकिन इस सर्कल के अंदर यानी एक ही सर्कल में पार्टिकल कांस्टेंट रेडियस के साथ डिफरेंट रोटेशन कर रहा है। जिस तरह गाड़ी का टायर नहीं, वो रोटेट करता है। स्टार्ट में स्पीड क्या होती है उसकी, स्लो, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर स्पीड कम है। वही टायर उतना ही सर्कल बनाएगा। जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उसका ये तो नहीं हो सकता कि सरकमफ्रेंस या डायमीटर जो है गाड़ी के टायर का चेंज हो जाए, वो उतना ही रहता है। यहाँ पर ये आर्बिट इतना ही रहेगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये आप देखेंगे कि ये जो स्पीड का इंक्रीज होना है ये ड्यूरिंग 1 क्वार्टर साइकिल ऑफ द एसी होगा। और 1 क्वार्टर साइकिल ऑफ द एसी में जो टाइम कंज्यूम होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 साइकिल्स, ऐसे एक सेकेंड में 50 साइकिल्स। तो ये एक साइकिल के अंदर 2 टाइम करंट इंक्रीज हो रही है। तो हाफ साइकिल का कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड। हाफ साइकिल के लिए कितना टाइम होगा, देखिए एक सेकेंड 50 साइकिल दे रहे हैं, तो हाफ साइकिल के लिए कितने हो जाएंगे, 100 साइकिल हाफ के लिए। तो 1 क्वार्टर ये 1/200 सेकेंड आ जाएगा। 1/100 सेकेंड हाफ साइकिल का, तो हाफ का भी हाफ 1 क्वार्टर साइकिल के लिए 1 डिवाइडेड बाई 200,
यानी 1 सेकंड का 200वां हिस्सा। इतने टाइम में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो है वो इतनी सूटेबल एनर्जी और स्पीड गेन कर लेगा कि पार्टिकल की एनर्जी जो है 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाएगी। और इस साइड पे वैक्यूम पंप है जिसकी मदद से वैक्यूम क्रिएट किया गया है ताकि कोई भी मीडियम ना हो जिस मीडियम के साथ इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन ना हो। अगर उसकी इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी स्पीड या एक्सेलरेशन जो है वो कम हो सकता है, डिसेलरेट हो सकता है। ये तो सारी आ गई हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है। अब इसकी वर्किंग की तरफ आती हैं। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके 2 एस्पेक्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा जिसमें फैराडे लॉ यूज़ किया जाएगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लोरेंट्ज़ फोर्स एक्ट होगी। वो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। हमने प्रीवियस एक्सेलरेटर के अंदर भी ये काम किया है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम इसके वर्किंग की तरफ आती हैं। तो जो दें फर्स्ट वन हम आती हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने अभी कहा है कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट वो एसी करंट से प्रोड्यूस कर रही हैं। अब एसी का साइकिल जो ही स्टार्ट होगा, देखिए ये 0 है करंट और यहाँ पर जाके करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम। अब उसके बाद वाली बात हम इसलिए नहीं करते कि करंट डिक्रीज हो रही है, हमने इंक्रीजिंग करंट की वैल्यूज़ को लेना है और वो 1/4 साइकिल ऑफ एसी तक है। करंट इंक्रीज हुई, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब बी में चेंज आ रही है यानी बी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बी में चेंज आने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि फ्लक्स बी ए होता है, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज़ है? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो आप स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है phi = BA। अब इसमें देखें वेरिइंग क्वांटिटी B है, जब B चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E = N EMF = N टाइम d phi by dt, वेयर N इज द नंबर ऑफ लूप्स। तो इलेक्ट्रॉन का सिंगल लूप है, मैंने कहा ना एक ही सर्कल है, तो N = 1, तो E = d phi by dt। क्लियर होगी। अब EMF की डेफिनेशन ये है कि जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF। तो यहाँ से वर्क क्या होगा? Q टाइम EMF। तो अब EMF की ये वैल्यू d phi by dt जो कि इक्वेशन 1 में है, ये इक्वेशन 2 में डाल दें यूजिंग 1 इन 2, तो W = Q इंटू EMF की जगह d phi by dt। इक्वेशन 3 आ गई। ये इक्वेशन 3 तक आपका वर्क डन हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ बाय यूजिंग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वर्क की अपनी डेफिनेशन क्या है और इसकी मैं साथ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन भी बताता हूँ। अभी मैंने कहा कि EMF डेवलप हुई, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी एक ही ऑर्बिट में। अब ये बात सुने कि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्पीड कैसे गेन करेगा, यानी पहली रोटेशन स्लो स्पीड से कवर करेगा, दूसरा टर्न जो है वो थोड़ी ग्रेटर स्पीड से होगा, तीसरा टर्न और ग्रेटर स्पीड से। जिस तरह गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को के एक्सेलरेटर को प्रेस करता है, वो एक्सेलरेट होती है तो रोटेशनल स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फिनोमेना, हमारी जब EMF डेवलप हो गई, EMF की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टेंज टू द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट होगी इस तरह, क्योंकि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड फोर्स एक्ट होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। वो फोर्स क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी पार्टिकल को। जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, इसकी स्पीड में चेंज आएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो बाय डेफिनेशन इस पे वर्क डन हो रहा है ना। याद रख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंपोर्ट एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल।
magnetic field does not import energy to the charge particle. It always act or change direction of motion of charge particle. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को चेंज करती है, एनर्जी इंपोर्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वर्क डन भी करती है और एनर्जी भी इंपोर्ट करती है। सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा, जो है ना। तो इस तरह जब पार्टिकल वेलोसिटी गेन करता है उस पर वर्क डन हो जाता है। अब ये वर्क कैसे होगा, तो यहाँ पर ज़रा आ जाएं। वर्क की बाई डेफिनेशन जो है F इंटू एस, क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एक राउंड ट्रिप में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई आर। तो F इंटू 2 पाई आर, ये इक्वेशन 4 हो गई। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 3 में वर्क आ गया और एक इक्वेशन 4 में वर्क की नॉर्मल डेफिनेशन को यूज़ किया हमने। तो इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो आप देखें F इंटू 2 पाई आर Q इंटू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि Q चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको E से रिप्लेस कर लो। Q को जब E से रिप्लेस करते हैं, F की वैल्यू निकालते हैं, तो Q की जगह E और 2 पाई आर नीचे डिवाइड होगा डी फाई बाई डी टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब यहीं पर मैंने बात की थी ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होती है और फोर्स की वजह से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या आता है, चेंज आती है। तो लीनियर मोमेंटम नहीं चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा ना, क्योंकि लीनियर मोमेंटम mv होता है। जब v चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज आएगी। तो बाय डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब दो फोर्सेज आ गई, 5 एंड 6, इक्वेशन 5 में भी 4, 6 में भी। तो कंपेयरिंग 5 एंड 6, तो डी पी बाई डी टी ई ओवर 2 पाई आर डी फाई बाई डी टी, ये आपके पास इक्वेशन 7 आ गई। इक्वेशन 7 तक हमने किस चीज़ को यूटिलाइज किया है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने इधर कहा था ना कि बीटा ट्रान के अंदर हम दो एस्पेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, एक्शन ऑफ प्योर मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस था वो इक्वेशन 7 तक है। अब इंडिविजुअल मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या था कि पार्टिकल को क्या किया, सर्कल में मूव किया। और याद रख लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। और ये तो कॉमन बात है, हमने प्रीवियस एक्सेलरेटर के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की कि व्हेन एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field which act normal to the direction of motion of charge particle, it must act some kind of force on it called magnetic force, and under the action of magnetic force particle will compel to move in a circular path or circular trajectory. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्शन होगा इसको लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो अब एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो Fm इज इक्वल टू FC, तो Fm क्या होगा, EVB mv स्क्वायर बाई आर, V से कैंसिल होगा, R को इस तरफ ले जाएं, EBR mv। तो mv क्या चीज़ आ गई, मोमेंटम। अब इधर भी देखें मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। अब हम इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, जो इक्वेशन 7 बनाई है ना, ऐसा ही dp बाई dt इधर से मैं बनाऊंगा। तो mv लीनियर मोमेंटम है, P इज इक्वल टू EBR, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे ले गया, इसको राइट साइड पे। अब मैंने इधर स्टार डाला है, तो जो देनी है सारी अटेंशन दें। इस इक्वेशन पे स्टार क्यों डाला है, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और ये इक्वेशन एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंशिएशन बता रही है साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन का। कैसे, 3 वेरिएबल कौन से हैं, B, R और V। मैंने कहा है ना स्पीड चेंज हो रही है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब स्पीड चेंज हो रही है, B नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड है, और R जो है कांस्टेंट है। लेकिन कैसे कांस्टेंट है, अब ये यहाँ से हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर मैं V को चेंज करता हूँ तो V की वैल्यू यहाँ से निकालें, V इज इक्वल टू M, उधर क्या हो जाएगा,
ई बी आर डिवाइडेड बाय एम। यानी जब पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। जब आर इंक्रीज होगा, आर बड़ा होता जा रहा है, तो पार्टिकल सर्कल से आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर होगी बात की? अब तो जो देनी है, अगर मैं बी को चेंज करता हूं, बी के चेंज होने से वी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखें ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन बी के साथ आर का रिलेशन। तो यहां से अगर आर की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन में से देख लें, आर इज इक्वल टू, तो ई और बी क्या हो जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाय ई बी। अब देखें हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त आंसर मिल गया। यहाँ से हमने ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जिसकी वजह से वी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और देखें आर क्या है, वी और बी की रेशो है। जब बी बढ़ेगा, मैंने कहा था ना फर्स्ट क्वार्टर साइकिल के लिए बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब बी बढ़ रहा है तो वी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये रेशो क्या है, सेम है। और ये सेम, ई तो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और एम साथ उसका मास है। अभी हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट, तो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। साइक्लोट्रॉन के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में बी क्या था, यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था। तो वी बढ़ रहा था तो आर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। वो पार्टिकल आउट ऑफ फेज निकल गया था। तो हमारा फेज वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आके क्या हो गया, ओवरकम हो गया ना। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें जो है कि कांस्टेंट सर्कल के अंदर ही एक ही सर्कल में कन्फाइन करते हुए, कन्फाइन रहते हुए हमने पार्टिकल की स्पीड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। तो ये एक वेराइटी थी इस एक्सेलरेटर की। आगे बढ़ती है, P इज इक्वल टू ई बी आर। अब देखें जो टर्म चेंज हो रही है, मैंने कहा ना E और R कांस्टेंट है, B में चेंज है, ठीक है, B में चेंज है, तो B की चेंज की वजह से P क्या होगा, चेंज होगा ना। तो दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लें इस इक्वेशन का, तो डी बाई डी टी ई आर डी बी बाई डी टी, दिस इज इक्वेशन 9। तो आप देखें ऊपर मैंने कहा था ना कि दो इफेक्ट थे। पहले इफेक्ट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपने डी पी बाई डी टी, बेसिकली फोर्स है ये बनाई, और यहाँ से आपने पी और मैग्नेटिक इफेक्ट से दोबारा फोर्स बना ली, दिस इज अ फोर्स डी पी बाई डी टी। तो इस तरह 7 और 9 को कंपेयर करें, जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो ई ओवर 2 पाई आर डी फाइव बाई डी टी और ई आर डी बी बाई डी टी, इसमें ई से कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई आर को इस तरफ ले आए तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो डी फाइव बाई डी टी डी बी बाई डी टी दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और उसके बाद क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इंटीग्रेशन करें, तो जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो फाई इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो इसमें देखें कि जितनी डिस्कशन की है, बी की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, तो मैथ ने इन दोनों का एक बड़ा गहरा रिश्ता नाता करके बता दिया। फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, कि फाई बी पे डिपेंड कर रहा है, और 2 पाई आर स्क्वायर बीच में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो दिस इज़ द मेन कंडीशन टू एक्सेलरेट बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इन ए बीटाट्रॉन। तो ये मेन कंडीशन है बीटाट्रॉन के अंदर जो डिराइव करना पड़ती है। तो इस एक्सेलरेटर के अंदर मैंने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी गेन कर लेता है, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी पे जो स्पीड है वो 0.99 c को अप्रोच कर जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड 99% स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, जस्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस पर्टिकुलर स्पीड में हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स स्टडी किए जा सकती हैं। तो बीटाट्रॉन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू स्टडी ऑल रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स विच वर गवर्न बाय आइंस्टाइन। तो ये कंडीशन है ना उसकी। तो इस पे जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग मास है वो प्रॉपर मास से कितना इंक्रीज हो जाएगा, 200 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 200 टाइम देयर प्रॉपर मास। तो प्रॉपर मास से इतना इंक्रीज हो सकता है। तो ये तो 3 चीज़ें हो गई। अब इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पार्टिकल
ये एनर्जी गेन कर लेगा, इतनी स्पीड गेन कर लेगा। हम ऐसा करेंगे कि एक पार्टिकुलर पोजीशन पे इसी डोनट शेप के अंदर, डोनट शेप ट्यूब के अंदर टारगेट मटेरियल रखेंगे, स्पेसिमेन, जैसे मैंने साइक्लोट्रॉन में कहा था, सैंपल। उस सैंपल पे इलेक्ट्रॉन जाके फॉल करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। जब सैंपल पे फॉल करेगा तो इट मे प्रोड्यूस पैकेज ऑफ सीरीज ऑफ एक्सरे फोटॉन, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल इज सडनली स्लो डाउन in the field of a heavy nucleus, according to electromagnetic theory or classical electromagnetic theory, it must radiate energy in the form of waves known as electromagnetic wave। तो एक्सरे प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं। तो अर्ली स्टेज में बीटा ट्रॉन को एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए भी स्टडी किया जाता रहा है। तो एक्सरे ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके अलावा इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन या आपके पास आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी या किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए वो जो हम पार्टिकल एक्सेलेरेटर में सारी बातें करते हैं, ये हम बीटा ट्रॉन से जो है ना ये अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह साइक्लोट्रॉन की जो लिमिटेशंस थी वो अभी आपने देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या होगी, ओवरकम हो गई, और आपका पार्टिकल जो है बहुत मैसिव किस्म की एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट